सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी पत्नी मेरी पसंद की नहीं थी। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता था। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। दूध में जहर डालकर मिला दिया और अपनी पत्नी को कहा कि इसे पी लो, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी। मेरी पत्नी घर वालों की पसंद की थी। मैंने उससे अपना जान छुड़वाने के लिए दूध वाले गिलास में जहर डालकर उसको कहा, ये दूध पी लो, और मैं अपने दोस्त के पास वापस आ गया। मैंने उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बड़ा बेताब था कि अचानक माँ के घर से कॉल आ गई और कहने लगी, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं और वह तुम्हें बुला रही है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुँचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे ऐसी बात सुनाई कि मेरी तो आत्मा तक काँप कर रह गई थी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी पत्नी के साथ आज मेरी शादी का चौथा दिन था और मुझे लग रहा था जैसे मेरे उजड़ने का आज चौथा दिन था। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक पल घुटन महसूस हो रहा था। इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे बूढ़े माँ बाप ने अपने दूर के गांव के एक अनपढ़ लड़की के साथ मेरी शादी बगैर मेरी मर्जी से कर दिया था। वह मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी भी थी और गहरे सांवले रंग की, ऊपर से बिल्कुल गंवार थी। मैंने सामान बांधना शुरू किया तो वो मेरी विनती कर रही थी, इतनी जल्दी वापस मत जाइए। मुझे एक आंख ना भाई। मुझे उसका बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो बस ये चाहता था कि ये दृश्य मेरे आंखों के सामने से बिल्कुल गायब हो जाए। मैं तो पापा के कहने पर कड़वा घूंट भर लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन रेनू के साथ मैंने कोई अच्छाई नहीं किया था और साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का तो मेरा भी मन नहीं था। मगर मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत होती जा रही है। तुम्हारी ये काली रंग शक्ल मुझे डरा रही है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वह एकदम मुरझा सी गई थी। जब मेरे पापा को पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वह भी मुझे रोकने आ गए। उनके सामने तो मैं उनका सरवन बेटा था और वह दिन रात मेरी तारीफ़ों के कसीदे ही पढ़ा करते थे। मैं नहीं चाहता था कि उनका दिल मेरी किसी बात की वजह से दुखी हो। मैंने काम का बहाना बनाकर उनसे परमिशन ले ली थी। पापा तो मेरे बात मान गए थे। उन्होंने अपनी मेहनती बेटे पर ज़्यादा फख्र होने लगा था। मैं जब घर से निकला तो रेनू किचन में काम कर रही थी। मैं उसे बताए बगैर ही घर से निकला और खुली हवाओं में सांस लिया। हकीकत तो ये थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुट रहा था। मुझे तो शहर की रंगरेलियाँ अपनी तरफ खींचे जा रही थी। शहर तो मैं वैसे ही बस पहुंचना चाहता था ताकि मेरे गांव वालों को मुझ पर किसी तरह का कोई भी शक ना हो। मगर बस अड्डे पर मेरे बॉडीगार्ड मेरी महंगी कार लेकर पहुंच चुके थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था। मुझे सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था अगर कभी मेरे पापा को पता चल गया कि उनका इकलौता बेटा काम क्या करता है तो वह बेचारे तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। जहाँ तक पत्नी की बात है तो मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी। वह तो बिल्कुल साफ सुथरी ख्यालों वाली लड़की थी और काले रंग वाली पत्नी तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीन और पढ़ी लिखी अमीर लड़कियाँ दाएं बाएं फिरा करती थी और कई लड़कियाँ मेरी दोस्त भी थीं। तभी तो मुझे गांव की सांवली लड़की एक आंख ना भाई। शहर में मेरा एक नाम भी था और पहचान भी थी। बड़े बड़े स्मगलर मेरे आगे फिरते थे। मेरे इलाके के तरफ कोई स्मगलर तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखा करती थी। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं कि शहर का एक जाना पहचाना बड़ा स्मगलर था। ये उस दिन की बात है जब मैं भेष बदलकर कॉलेज की बस स्टैंड से सवार होकर अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की मासूम लड़कियों को और लड़कों को मैं अपने जाल में फंसाने आया था। उस उम्र में हर एक की चाहत होती है वह आगे बढ़कर अपने माँ बाप का सहारा बने, अपने बाप के कंधों का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दे। मैं अच्छी खासी पैसों की ऑफर करता था। बहुत से नौजवान मेरे कंधों से कंधा मिलाकर स्मगलर का काम शुरू कर देते थे। मैं बस में सवार था जब एक लड़की मेरे सीट के पास आकर खड़ी हो गई। वह हर चीज़ से खूबसूरत थी और अच्छी खासी थी, पर वह लड़की बहुत भोली थी। उसके कपड़े और उसके पहनावे और उसके जूते देखकर उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा था। मुझे मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था इस तरह की लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़वाने के लिए हर हद पार कर सकती हैं। मैं अपनी सीट से उठा और उससे बात करके कहा कि तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। वह तो गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी और कहने लगी, क्या है, मैं तुम जैसे लफंगों को खूब अच्छे से जानती हूँ। लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो
उसकी अदा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि ये मेरे लिए काम की लड़की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का साया मेरे सामने लहर आया था। अब तो मेरा दिल मेरी पत्नी से बहुत ज़्यादा ही कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज़ बस में सवार होता, उस लड़की से बात करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। मैं अपने खास बंदों को उसकी जासूसी पर लगा दिया था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वह गरीब से लोग थे। वे 2 कमरों के मकान में रहते थे। बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की यानी संजू के कॉलेज का पता मैंने निकलवा लिया था। मैं कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं बैठा। मुझे सब कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था। मैं अपनी इस बेचैनी से बेखबर था। अगले ही दिन मैंने प्रिंसिपल से कह दिया था कि संजू की पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। प्रिंसिपल का गुस्सा और अकड़ तो 2 मिनट में ही निकल गए थे। जब मैंने प्रिंसिपल के सामने अपने पावर को लेकर आया तो प्रिंसिपल मेरे बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर उसकी पतलून ढीली हो गई थी। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। नंबर लिखकर मैं वहाँ से उठ गया, लेकिन न जाने क्यों मेरा जी रेनू को बार बार देखने को कर रहा था। थोड़े दिन मैं बहुत बिजी रहा। मैं संजू को ना देख पाया था, मगर उसका ख्याल बराबर मुझे तंग कर रहा था। अचानक एक दिन संजू की प्रिंसिपल की कॉल आ गई। उसने बताया कि संजू की शादी हो रही है। मेरे तो दिल पर घूसा पड़ा था। 2 दिन बाद संजू की विदाई थी। प्रिंसिपल से छुट्टियां मांगने आई थी। जब उसने जल्दी मुझे कॉल करके बता दिया था, मैं गम और गुस्से से अजीब सी तंगी से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझ पर एक जुनून सवार हुआ। मैं तो संजू से मोहब्बत करने लगा हूं। मुझे अपनी इस हालत पर भी जी भरकर हंसी आई थी और मैं उसके शादी वाले दिन के शाम को मैंने अपने भरोसे के आदमी को भिजवाकर संजू को उसके घर से किडनैप करवा दिया और उसे अपने फार्म हाउस में बंद कर दिया। मैंने अपने आदमियों को बहुत सख्ती से मना कर दिया था। लड़की को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। संजू की इज्जत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। उस पर मैंने आंच भी न आने दी। मेरा दिल संजू को देखने के लिए मचल रहा था, मगर मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। एक दिन रात अपने फार्म हाउस पर रखकर उसे हिफाजत से उसके घर पहुंचवा दिया था। वह जैसे मासूम मेरे फार्म हाउस पर आई थी, वैसे ही मासूम और पवित्र अपने घर वापस चली गई थी। अब मेरे कान में ये बात आ चुकी थी। संजू के मंगेतर ने ये कहकर रिश्ता ख़त्म कर दिया कि तुम एक दिन और रात बाहर रहकर आई हो। मुझे क्या मालूम तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इस बात का भी क्या पता। शायद तुम अपनी मर्जी से ही घर से गायब हुई हो। मैं ऐसी दाग उसके दामन के साथ लगवा देना चाहता था ताकि उसकी शादी रुक जाए। ये भी सुनने में आया था कि उस मामले के बाद संजू बहुत परेशान और गम में हो गई थी। सारा सारा दिन रोती रहती। बूढ़ा बाप बेटी को देख देख कर कुढ़ता रहता और जो मैं चाहता था वही हो गया था। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि उसके पीछे किसका हाथ था। यूं सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। अब मुझे आगे अपने आप के लिए संजू के दिल में जगह बनानी थी। मैंने बड़ी प्लानिंग के साथ ये सब कार्रवाई की थी, तभी तो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वह मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के काबिल नहीं थे। खैर, मैंने संजू की गली में जाकर खड़ा हो जाता। मैंने बड़ी होशियारी से संजू के बाप के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई थी। सीधा सीधा आदमी था, उसे अपनी तरफ खींचने में डर नहीं लगी। उसके माँ बाप ने बताया उनके घर का सारा खर्चा संजू का मंगेतर ही उठाता था। घर का चूल्हा उसी के दम पर जलती थी। अब तो घर में खाने के लाले पड़ गए थे। मैंने उसके बाप के घर में राशन डलवा दिया। संजू के बाप ने बहुत मना किया, मगर मैंने भी कह दिया कि मुझे अपना बेटा ही समझिए, क्योंकि अब मेरा सारा ध्यान सिर्फ संजू के घर तक सिमट कर रह गई थी। मैं पैसा पानी की तरह लुटा रहा था। संजू ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन मेरे बराबर मेहरबानियों ने उस पर भी असर डालना शुरू कर दिया। वह मेरी शराफत के कसीदे पढ़ने लगी थी। एक दिन उसने मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने कहा इंसान से ही गलती हो जाती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उनके घर जाता वह मुझे चाय पानी का खुद पूछती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों ने दोस्ती कर ली और यूं तो मेरे दिल में ठंडक होने लगा। मैं उसे घुमाने फिराने पार्क ले जाने लगा, अच्छे महंगे होटलों में खाना खिलाने लगा, दुनिया जहाँ की चीज़ उसके कदमों में डाल देता। ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं होता था, बल्कि मुझे दिल का सुकून और तसल्ली मिल जाता था। संजू का झुकाव भी अब मेरी तरफ था। छुपे शब्दों में उसने अपनी चाहत का इजहार मुझसे कर दिया था
वह दिन रात मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिन था। मैंने एक भी पल खराब किए बगैर संजू के बाप से उसका रिश्ता मांगा था। उसे कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। संजू ने भी हाँ कर दी, मगर न जाने कहाँ से उसको मेरी शादी की खबर हो गई। सारा दिन रोती रही थी। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा ही फट रहा था। मैंने उससे हर तरह से यकीन दिलवाया कि वह हमारी राह में नहीं आएगी, जबकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता, मगर वह ना मानी। संजू ने शर्त रखी कि मैं जब तक रेनू को डिवोर्स नहीं दूंगा वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं रेनू को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे माँ बाप मर जाएंगे, या तुम कुछ ऐसा करो वह खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। संजू ने कहा था। मुझे उसकी बात पसंद आई थी और मजबूरन मुझे सब कुछ छोड़कर दोबारा गांव जाना पड़ा। पापा और मम्मी रेनू मेरे आने पर बहुत खुश थीं। मैंने अपना रवैया रेनू के साथ बहुत टेढ़ा कर लिया था। बात बात पर मारने पीटने लगा था, मगर वह चुप आंसू बहाती रहती। उसकी काली कलूटी शक्ल मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती थी। मैं उसके सांवले रंग को बहुत ताने देने लगा। वह कमरे में जाकर औंधी पड़ी हर टाइम रोती रहती। उसके आंसू देखकर पल भर को दिल में बहुत सुकून और आराम मिलता, मगर मैं भी क्या करता। मैं संजू के इश्क में पागल हो गया था। मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। अब तक नौबत मारपीट तक आ गई थी। मैंने रेनू पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, मगर मैंने भी कभी उसके मुंह से उफ तक की शिकायत न सुना था। मुझे रेनू की शक्ल ढाई आंख भी नहीं सुहाती थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वह काफ़ी सख्त जान थी। मैं जितना उसे दूर भागता था वह उतना ही मुझ पर मरते चले जाती थी। जिंदगी में अगर संजू ना होती तो अब तक मैं रेनू का दीवाना बन चुका होता, मगर अब जब उसे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी ये हरकतें मुझे जज कर रही थी। मैं किस्सा तमाम करके जल्दी से जल्दी संजू के पास जाना चाहता था। उसकी मनमोहनी सी सूरत मुझे बहुत याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 1 महीना हो गया था। उस टाइम मेरे कारोबार में भी बहुत असर पड़ रहा था, जो कि मोबाइल पर संजू के साथ मैं बराबर बातचीत में था, इसलिए मैं थोड़ा सब्र करके बैठा था। मैं संजू को सारे समस्याओं के बारे में बता रहा था। अब तो वह भी रेनू को जहर खिलाने का राय देने लगी थी। एक पल के लिए मेरा दिल डूब सा गया था, मगर उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। मैंने रेनू को जल्दी से जल्द खुशखबरी सुनाने का कहकर कॉल काट दी थी। शाम हो चुकी थी। मैंने रेनू को घर में ढूंढा, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। मैं छत पर गया तो वह बहुत गम में बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने उसे बड़े प्यार से बात की थी। क्या हुआ रेनू? मेरे पूछने पर वह बिलक बिलक कर रोने लगी, मगर लब पे कोई शिकायत नहीं थी। मैंने बहुत भोली सी शक्ल बनाकर उससे पूछा था, मैं बहुत बुरा हूँ ना? उसने मेरी तरफ देखकर बोली, बुरी तो मैं हूँ। कैसे आप जैसे हसीन आदमी को मुझ जैसे बदसूरत पत्नी मिली है? आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। आपकी तरफ देखकर दिल दुखता है कि कैसे आप जैसे इतने हैंडसम को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें थी जो मुझे अपनी गिरी हुई हरकतों को याद दिला रही थी। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था, मगर वह कहते हैं ना, जिनकी सूरत काली थी उसका दिल बहुत उजाला होता है। मैंने उसके आंसू पोंछकर उसकी पसंद की चीज़ के बारे में पूछा तो उसने दूध के बारे में बताया था। मैं मुस्कुराया था। एक पल को मेरा दिल चाहा कि ये टाइम थम जाए, मुझे उस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े, मगर जब संजू का चेहरा मेरी आंखों के सामने लहराया मुझे कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। मैं कुछ देर उसके पास बैठने के बाद डेयरी पर गया और भैंस वालों की दुकान से ताज़ा दूध ले आया और कीटनाशक जहरीली दवाइयों की तरफ चल दिया। वहाँ से मैंने खेतों में डालने वाली जहर ले ली, दूध में छिड़क दिया। ऐसा करते टाइम मेरे हाथ थर थर काँप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था, मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक ना चलने दी। वह मुझ पर बुरी तरह से हावी हो गया था। अब मैं घर की तरफ चल दिया था। मुझ में हर तरह का एहसास खत्म हो चुका था। मैंने मासूम मोहब्बत जगाकर वह दूध रेनू के सामने रखा और कहा, उसे पी लो, मगर वह हिचकिचा रही थी। मेरे मजबूर करने पर उसने दूध का गिलास पी लिया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैंने इतनी जहर मिला दी वह मर जाएगी तो मैं भी उठा। सामान तो पहले से ही पैक था। मैं यूं ही बेहोश छोड़कर खुशी खुशी शहर की तरफ निकल पड़ा। मैं बहुत तसल्ली में था कि मेरी खुशियों के बीच सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था, मगर न जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठता चला जा रहा था। संजू को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था, लेकिन उसके घर पहुंचकर मैंने सरप्राइज देने को सोचा। दरवाजे की चाबी मेरे पास थी।
मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला, उसके घर में घुस गया। लेकिन ये क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। चुप्पी इतनी थी कि मुझे रेनू के हालत के बारे में एहसास होने लगा था। तभी मैंने संजू को देखा। वह एक कमरे से बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी संवरी सी वह बिना शक के बहुत हसीन लग रही थी। संजू के हाथ में मिठाई का प्लेट था। वह खुशी से निहाल हो रही थी। आज हमारे रास्ते से हर तरह का कांटा निकल चुका है। आज खुशी का दिन है, मिठाई खाओ और खुशियाँ मनाओ। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा डर महसूस हो रहा था, मगर संजू के इतना जिद करने पर मैंने एक टुकड़ा मिठाई का खा लिया। संजू मुस्कुराती हुई एक कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वह ना लौटी तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। मैंने दरवाजे की ओर से झांका तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। कमरे से एक आदमी की बोलने की आवाज़ आ रही थी। संजू उसके पास बैठी ठहाके लगा रही थी। अशोक जी, आप फिक्र मत करो, मैंने पंकज का तो पक्का पक्का इंतजाम कर दिया है और मैंने मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दी है और आज अपना बदला भी पूरा हो गया है। पंकज अपने आप को समझता क्या है कि मुझे खबर नहीं होगी? मेरा मुजरिम कौन है? मुझे किसने किडनैप करवाया था? मेरा मुजरिम पंकज ही तो है। कृपा है अशोक, आपने मंगनी तोड़ने का फैसला वापस ले लिया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती थी और करती रहूंगी। संजू की बातें सुनकर मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रही। मैं दबे पांव वहाँ से निकल आया था। अचानक घर से कॉल आई और मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही है, वह तुम्हें बुला रही है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी गलती का एहसास बड़ी तेजी से हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। हालत मेरी भी खराब हो रही थी, लेकिन मैं अपनी परवाह किए बगैर जल्दी से गांव पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुराकर देखा। मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई थी और फिर अचानक वह मेरे पांव पकड़कर बोली, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आज ही आपके घर से और इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं तो घबरा गया। क्या हुआ रेनू? उसने रो कर कहा, मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी। मुझे आपके घिनौने काम के बारे में सबूत मिले थे। मैं सोच में पड़ गई थी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं, मगर मैं आपको नर्क से बचाना चाहती थी। इसलिए मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी पल आपको गिरफ्तार करने आ सकती है। रेनू की कोई भी बात मुझे अब बुरी नहीं लग रही थी। मैं जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर ने उसकी हालत बहुत गंभीर बताई थी। साथ में ऐसी खुशी भी सुनाई थी, मैं उसके काबिल नहीं था। मैं जब घर आया था उन 3 दिनों के अंदर मैंने एक रात नशे की हालत में रेनू के साथ रात बिताई थी। उस रात एक आखिरी इच्छा भी उसकी मैंने पूरी की थी, वह भी नशे के हालत में। उसने कहा कि आज रात मेरे साथ बिताओगे। मैं रो रो कर उसके लिए प्रार्थना कर रहा था और फिर अचानक ही मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने इर्द गिर्द बड़ी सी भीड़ देखकर सबसे पहले मैंने रेनू के बारे में पूछा था। भगवान ने बहुत मेहरबानी की थी, वह बच गई थी। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने जेल में दिन रात भगवान से प्रार्थना की, अपने किए की माफ़ी मांगी। आज 10 साल बीत चुके थे। जेल से बाहर हो गया। मैं अपने जुर्म की सज़ा भुगत चुका था। वापस अपने घर जा रहा था। दिल न जाने 100 बार हिल रहा था कि न जाने रेनू मुझे माफ़ भी करेगी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया और दहलीज पर ही रुक गया। घर में से रेनू की साफ साफ आवाज़ आ रही थी, मेरे बच्चे, तुम दोनों का बाप बड़ा बहादुर है। कभी भी अपने बाप को किसी से कम मत समझना। नफरत गुनहगार से नहीं, गुनाह से करनी चाहिए। मुझे ज़्यादा खबर ना हुआ और मैं भी भागता हुआ घर में घुस गया। मेरे 10 साल के जुड़वा बच्चे अपने माँ के पास बैठे थे। मैं उन दोनों के सामने ही रेनू के कदमों में गिर गया था। उसे रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं अपने बच्चों से गले लगकर रोया। मेरे बेटों ने अपनी माँ से इतने अच्छे संस्कार सीखे थे। मेरे लिए इज्जत और सम्मान उनके अंदर कूट कूट कर भर दिया गया था और ये सब रेनू की अच्छी परवरिश का नतीजा था। मुझे रेनू से इतनी मोहब्बत हो गई थी। उसकी सांवली रंग मुझे रोशनी सी दिखाई देती थी। उन तीनों से मिलकर फिर मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा था। माँ बाप के पाँव में पड़कर मैं रो रहा था। मेरे माँ बाप ने ही मेरे लिए इतनी संस्कारी लड़की ढूंढी थी कि मेरी बुराइयां भी उसके आगे हार मान गई थी। लोग सच कहते हैं कि बड़ों की सम्मान और मान इंसान कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। अगर चल भी लिया तो वह जल्दी वापस आ जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।